नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। बीते 1-2 हफ्तों में बहुत कुछ हुआ है। 48,000 झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया गया तो अर्बन पॉवर्टी और अर्बन प्लानिंग और इंक्रोचमेंट की समस्या पर बात हो सकती थी। लाखों छात्र हैं जो रोजाना ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं, कभी एसएससी के लिए, कभी रेलवे के लिए, कभी दूसरी भर्तियों के लिए। उन पर बात हो सकती थी, अध्यापकों पर बात हो सकती थी, जीडीपी के आंकड़ों पर बात हो सकती थी, माइग्रेशन पर बात हो सकती थी, रक्षा सेवाओं की जो जरूरतें हैं उन पर भी बात हो सकती थी। लेकिन बात हो रही है मुंबई से हो रही है, और मुंबई से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आज तक के वरिष्ठ पत्रकार और महाराष्ट्र के ब्यूरो चीफ साहिल जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद सौरभ। और हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के ही राजदीप सरदेसाई। बिल्कुल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, भारत। ये विद्या शर्मा इंडिया वाला जवाब मत दिया करिए, अभी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये अभी कोई खान पान की या कुछ बात आएगी तो एक बात बताऊं आपको सौरभ भाई, दिल्ली में वो मजा नहीं है जो हमारे मुंबई में है। तुरंत ये ऐसे कुर्ता करेंगे। बिल्कुल मिस्टर सौरभ द्विवेदी, मेरी माताजी महाराष्ट्रन है, मुझे महाराष्ट्र होने का गर्व है। मेरे पिताजी गोवा से आते हैं, आप गुजरात में पैदा हुए, गोवा से आने का गर्व है। मेरी पैदाइश गुजरात में हुई है, मुझे वहां का गर्व है, और मैं भारत में पैदा हुआ, मुझे उसका गर्व है। मैं ये राजनीति नहीं करता हिमाचल की बेटी वर्सेस महाराष्ट्र प्राइड, ये राजनेता करते हैं। मुझे पूरे देश पर गर्व है। ये जवाब आपने ये नहीं कहा कि बंगाल से भी मेरा पुराना नाता है, मैं बंगाल का दामाद हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं बंगाल का दामाद हूँ, मैं वहां का भी दामाद हूँ, मैं इस देश का एक तरह से नागरिक हूँ मेरे दोस्त। ये सब लोग ऐसे कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ना वो उस जैसा बयान हो गया कि हम कंगना के पाकिस्तान और पीओके वाले स्टेटमेंट से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी कंगना को सुरक्षा देनी चाहिए। वो थोड़ा सा उस टाइप का बयान हो गया। नहीं, हम आएंगे उस पर, मैं आऊंगा, मैं कहूंगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि शिवसेना वर्सेस कंगना रनौत, इस झगड़े की शुरुआत साहिल जी कहां से होती है? क्या है इनसाइड स्टोरी? मतलब बीजेपी उनको आगे कर रही है, संजय राउत बयान दे रहे हैं, कंगना बयान दे रही हैं, या वो उसमें एक टीवी का एंगल भी है क्या? ये चल क्या रहा है? देखिए, इसमें इनसाइड स्टोरी भी है और कुछ चीजें ऐसी होती है कि आदमी नहीं बदलता। आदमी अपने जो उनकी जो आमतौर पर वो जिस तरीके से बर्ताव करते हैं या उनको जो हैबिट्स होती है, वो हैबिट से कभी कभी परहेज नहीं होता है। तो संजय राउत का बेसिकली वही दिक्कत हो गई थी कि उनको हैबिट है कि हर स्टेटमेंट, हर चीज पे जवाब देना। जो क्रिकेट में होता है ना, कुछ कुछ बॉल रवि शास्त्री कैसे वेल लेफ्ट कर देते थे शुरुआत में, तो वो उनको आदत नहीं है। वो हर बॉल कोशिश करते हैं कि मारे, तो उसमें क्या होता है, कई बार आउट होने का भी चांस काफी होता है। तो वो हर चीज में T20 खेलने की कोशिश करते हैं। जब महाराष्ट्र सरकार बनाने की बारी थी तब तो उनका चल गया भाई, बल्ला चल गया उनका, हर बॉल पे 6 लग रहा था। यहां पर हुआ ये कि मामला शुरू हुआ कंगना रनावत से, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कंगना रनावत ने सबसे पहले बोलना शुरू किया कि मुंबई में मुझे डर लगता है, मुझे इसके बारे में, मतलब आप देखिए पूरा सीक्वेंस मैं लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि क्या है, कई बार भीड़ में सीक्वेंस खत्म हो जाता है। शुरुआत कहां से हुई? तो कंगना रनावत ने सबसे पहले ट्वीट किया कि मुझे जो ड्रग सिंडिकेट चलता है मुंबई में और बॉलीवुड में, उसके बारे में मुझे जानकारी देनी है, और लेकिन मुझे डर है कि ये कहीं मुझ पर कोई अटैक ना कर दे, मुझे सुरक्षा की जरूरत है। वो ट्वीट आके पड़ा रहा, उस पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद राम कदम नाम के एक विधायक है, और राम कदम का परिचय यह है कि राम कदम राहुल महाजन के बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे, मतलब अभी भी है मेरे ख्याल से, लेकिन वो विधायक है। उन्होंने उस ट्वीट पर जवाब दिया। जवाब क्या दिया उन्होंने कि महाराष्ट्र, 4 दिन बीत चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार को कंगना रनावत को सिक्योरिटी देनी चाहिए, लेकिन वो दे नहीं रही है, क्यों ऐसा महाराष्ट्र सरकार करी है, गलत है करके। उस पर कंगना रनावत ने ट्वीट किया
कि मुंबई पुलिस पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मुझे हिमाचल प्रदेश पुलिस से सिक्योरिटी मिले या केंद्र सरकार से सिक्योरिटी मिले। अब हुआ ये उसमें कि मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, मुंबई पर भरोसा नहीं है, ये पॉलिटिकली ठीक बात नहीं होती है बोलने के लिए, क्योंकि 4 दिन पहले तक सभी लोग बोल रहे थे कि कैसे मुंबई पुलिस कोविड वॉरियर्स है वगैरह वगैरह। अब अचानक मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं है, ये पॉलिटिकली तो आप स्टैंड नहीं ले सकते। तो राम कदम ने उस पर उनको समझाने की कोशिश की कि नहीं नहीं, मुंबई पुलिस को आप कुछ मत बोलिए, महाराष्ट्र सरकार के दबाव में मुंबई पुलिस इस तरीके से बर्ताव कर रही होगी, आप मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है ऐसा सब बोलना गलत है करके। अब ये सब जब चल रहा था तब संजय राउत को मेरे ख्याल से ये रविवार को हुआ, संजय राउत को सोमवार को पूछा गया, उनके सामना के दफ्तर के नीचे रोज पत्रकार खड़े रहते हैं, वो हर बार उनको, सभी लोग दोस्त हैं, वो भी पत्रकार है तो वो उनको बोल देते हैं, उनको 4 बार रिक्वेस्ट कर दो कि सर बोलिए इस पे, बोलिए इस पे, बोल देते हैं। तो उनको सवाल पूछा गया, एक बढ़िया शेरो शायरी हाँ, निकालते हैं, 4 बातें बोल देते हैं। तो उस पर उनको सवाल पूछा गया कि देखिए कंगना रनावत बोल रही है मुझे मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं है और हिमाचल प्रदेश और केंद्र सरकार की सुरक्षा मांग रही है। तो संजय राउत बेचारे बोल गए, अब बेचारे नहीं बोल गए, हाँ। बोल गए, संजय राउत बोल गए कि हाँ हाँ, अगर उनको भरोसा नहीं है तो उनको फिर हिमाचल में ही रहना चाहिए, अगर मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं है तो वो हिमाचल प्रदेश चली जाए। ये उनका, आप पिछले 40 साल में संजय राउत या शिवसेना के कोई भी स्टेटमेंट निकाल लो, वो इसी टाइप के स्टेटमेंट देखिए। अगर आपको हाँ नहीं, भारत में आपको डर लगता है तो पाकिस्तान चले जाइए, मुंबई में आपको डर लगता है तो यूपी चले जाइए, वो सब सिमिलर टाइप के स्टेटमेंट्स संजय राउत इस बार भी बोल गए। अब तब तक उनको लगा था कि मामला खत्म हो गया। अब उसके बाद कंगना रनावत तो वो गुगली डाल के वेट ही कर रही थी कि भाई ये आ जाए ताकि मैं उसको अपने तरीके से एक नया ये डालूं, पेज डालूं। उसके बाद वो मामला तूल पकड़ लिया। अब उसके बाद ये हुआ कि फिर बातों बातों में मामला बढ़ता गया पूरी तरीके से, और मामला यहां तक आके पहुंच गया कि जिसे कहते हैं ना कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वहां पर आके मामला पहुंच गया। उसके बाद तो सीधा तू तड़क पे मामला आ गया, जो उखाड़ना है उखाड़ लो आ गया। अब मामला ये हो गया कि अब कोई अगर चैलेंज कर रहा है कि उखाड़ना है तो उखाड़ लो, तो आप देखिए सामना की कल की हेडलाइन थी कि लो आप बंगला उखाड़ लिया, मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूं, लो इलीगल कंस्ट्रक्शन उखाड़ दिया, ये सामना की हेडलाइन थी, कल की खबर थी लेकिन हेडलाइन थी, एडिटोरियल नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कहां से शुरू हुआ और कहां आके आगे बढ़ रहा है। अभी पूरा मामला एक टर्न लेके आगे जा रहा है। अब उस पर दूसरी बात यहां पर एक बताना बहुत जरूरी है। अब इसके पीछे का रैशनल मैं आपको समझाना चाहता हूं, राजनीति क्या है या रैशनल क्या है। कल शरद पवार, अभी 2 दिन पहले शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मीटिंग हुई इस पूरे मामले पर। शरद पवार बीइंग शरद पवार, वो आमतौर पर ऐसा ही करते हैं कि जो कोई इस तरीके से बयानबाजी करते हैं वो कोई स्टेटमेंट ही नहीं देते उस पर, या उसको इग्नोर कर देते हैं। अन्ना हजारे ने भी जब कभी शरद पवार पे स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कभी बयान नहीं दिया उस पर। उनको पता है कि इसमें घुसना मतलब अपनी ही बदनामी कर लेना, उसमें घुसना ही नहीं चाहिए, ध्यान मत दो, अपने आप खत्म हो जाएगा। वही बात एडवाइस उन्होंने उद्धव ठाकरे को दी कि भाई आप भी उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए, वो कंगना रनावत को छोड़ दो, वो उस पर क्यों आप घुस रहे हैं उस चीज में। उस पर उद्धव ठाकरे ने उनको यह बात समझाई कि देखिए आज कंगना रनावत है, उनका कहना है कि ये सारे प्यादे हैं, कोई और ही ये प्यादों को चला रहा है, कोई और ही, मतलब उन्होंने कहा बीजेपी चला रही है। और ये आज से नहीं, ये कोविड के समय से शुरू हुआ है। जब से कोविड शुरू हुआ है किसी ना किसी मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने एग्जाम्पल दिए उसमें शरद पवार को कि कोविड का एग्जाम्पल है, फिर जो पालघर में मॉब लिंचिंग हुआ था उसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई, उसके बाद पूरा सुशांत सिंह राजपूत का मामला कहां से मोड़ मोड़ के कहां तक लेके गए। ये सारी चीजें जो है वो देखते हुए आज हम नहीं करेंगे तो कल कंगना के जगह पे कोई और आ जाएगा, लेकिन ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। तो कभी ना कभी तो हमारे लोगों के लिए, हमारे लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए कार्रवाई करना जरूरी है। अब वो कौन कार्रवाई कर रहा है वो बात अलग है, लेकिन कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे का ये कहना था कि बदनामी सिर्फ शिवसेना की हो रही है या ठाकरे की हो रही है, ऐसा नहीं है, पूरे सरकार की बदनामी हो रही है, ये आपको समझना चाहिए। तो अब तक गेम को जो वेल लेफ्ट किया जा रहा था, अब फाइनली सरकार कहीं ना कहीं डिसाइड कर रही है कि अब उसको हमको टैकल करना चाहिए। अब इसका पॉलिटिकल फायदा होगा या नहीं होगा, ये हम लोग आने वाले अभी डिस्कशन में हम बात करेंगे उसको लेकर। मेरे ख्याल से राजदीप कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, साफ इसमें राजनीति की बू है, और राजनीति की जो गिरावट हुई ना, मुझे लगता है साहिल और सौरभ, इसमें साफ नजर आती है। जिस तरह से कंगना रनौत जो भी बात करना चाहती है कि मुंबई मुझे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मुंबई पुलिस पे मेरा विश्वास नहीं है, ये सब एक तरह से आप जानिए ये बीजेपी का प्रॉक्सी है। और उसके साथ साथ कुछ न्यूज एंकर भी है जो अपनी एक तरह से पुलिस के खिलाफ या महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ
अपनी एक तरह से अपने एजेंडा चला रहे हैं। यहाँ कंगना रनौत का एजेंडा एक दिन फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ, सब ड्रग माफिया है वहां, दूसरा उस एंकर का जो एजेंडा है, ये मिले हुए हैं और घेरना चाहते हैं उद्धव ठाकरे और शिवसेना को। और इस बार उद्धव ठाकरे जो अब तक सब कुछ, जैसे साहिद ने सही कहा, वेल लेफ्ट कर रहे थे, खास करके कोविड के मसले को लेकर, जब भी देवेंद्र फडणवीस या भाजपा उन पर आरोप लगाती थी वो उसका जवाब नहीं देते थे। लेकिन जब से ये सुशांत सिंह राजपूत केस में आदित्य ठाकरे को एक तरह से उलझाने की कोशिश की, मुझे लगता है उद्धव ठाकरे ने अब तय किया बहुत हो गया, अब कब तक हम सहेंगे। और फिर संजय राउत जैसे व्यक्ति जो है वो तो बिल्कुल फ्रंट फुट पर तैयार होते हैं कभी भी। तो जिस तरह से ये मामला उठाए, आप मुझे बताइए आज सौरभ और शाहिद, अगर यही बात पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की कोई काफिल खान कहता उत्तर प्रदेश में, तो क्या होता? आपको उसको सेडिशन में जेल में डालते। ये आपका दोहरापन है। यहाँ तो आप वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दे रहे हैं। अरे कितने पत्रकारों को शिवसेना ने टारगेट किया है। मेरे दोस्त निखिल वागड़े के ऑफिस में, हमारे आईबीएन लोकमत के उस ऑफिस में तब जब मारा था, हमने कोई वाई क्लास सिक्योरिटी नहीं मांगी थी। उसमें शिवसेना का दोहरापन यहाँ आता है कि आप इतने 50,000 से ज्यादा इलीगल बिल्डिंग मुंबई में है, क्या किया आपने उनका? कुछ नहीं। 4,000 पर ऐसे ही कंगना रनौत आप कार्रवाई करते तो शिवसेना एक ट्रैप में फंस गई। ये बीजेपी का ट्रैप था जिसमें कंगना रनौत अपना एजेंडा चला रही है, एक दिन फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ या एक दिन किसी या शिवसेना के खिलाफ। यहाँ एक न्यूज एंकर्स भी है जो जिससे न्यूज से कोई लेना देना नहीं है, केवल मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को टारगेट कर रही है, उनका एजेंडा है। मतलब दो वर्सेस चल रहे हैं, एक वो न्यूज एंकर वर्सेस उद्धव ठाकरे और एक कंगना वर्सेस उद्धव ठाकरे। अरे ये सब पॉलिटिकल एजेंडे तो है। संजय राउत भी घटिया बयान दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, बाकी सब तो ठीक है। मेरा ये कहना है, नहीं एक मिनट, अब मुझे कहने दीजिए आज, क्योंकि मुझे आज बहुत गुस्सा है। ये क्या हो रहा है? पहले सुशांत सिंह राजपूत को केस लेकर इस तरह पॉलिटिकल एजेंडा चले हैं, अब पहले उसके पहले पालगढ़ को लेके, पालगढ़ में सच्चाई क्या है? कौन पकड़ा गया? आप उसे हिंदू मुस्लिम बनाए, आदिवासी लोग पकड़े गए, आपने हिंदू मुस्लिम बनाए। सुशांत सिंह राजपूत में क्या हुआ? आपने एक तरह से लगातार एक कोशिश किया कि ये मर्डर है, क्यों? ताकि मुंबई पुलिस कटघरे में लगे। ये क्या चल रहा है इस देश में? और सब इसमें शामिल है। आप जानिए, इसमें कोई आप वाई कैटेगरी जब सिक्योरिटी तुरंत देते हैं, क्या मैसेज जाता है? क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? तो मुझे मैं कहता हूं कंगना रनौत को आजादी है, जो भी कहना है कहना है। मैं साहिल से बिल्कुल सहमत हूं, इसको वेल लेफ्ट करना चाहिए था, जिससे जैसे शरद पवार करना चाहते। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है, और मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो शिवसेना ने किया और कंगना के घर जाकर जिस तरह से उन्होंने डिमोलिशन करे, और ये शिवसेना ने किया, टीएमसी शिवसेना के अंडर है, तो मेरा ये कहना है ये गलत है, मैं मानता हूं। लेकिन किस तरह से ये चलेगा? एक के बाद एक आप झूठ फैलाते हैं। 99% लोग जो है ड्रग माफिया से जुड़े हुए हैं, मुंबई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बन गया है, ये किस तरह की बयानबाजी है? और उसके साथ फिर आप कम्युनल एंगल लाते हैं, मेरा घर राम मंदिर है, ये जो आ रहे हैं बाबर से जुड़े हुए, क्या है? ये देश है तो, और ये सब डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि जैसे आपने कहा असली मुद्दों से हटने के लिए ये सब बड़े अच्छे, आपको प्राइम टाइम रियलिटी टीवी स्पेक्टिकल मिल जाता है, आपको टीआरपी मिलती है। ये किस तरह की घटिया न्यूज कर रहे हैं आप? ये कोई न्यूज है? हर चीज पर आप फेक न्यूज चलाते हैं और लोगों को टारगेट करते हैं, और कंगना रनौत उस पर शामिल हो जाती है। ये सब मैं कह रहा हूं सौरभ, मुझे आज गुस्सा आ रहा है। अरे महाराष्ट्र प्राइड छोड़िए, हिमाचल की बेटी छोड़िए, रिया चक्रवर्ती को आप अधीर रंजन चौधरी बंगाल की ब्राह्मण बेटी बताते हैं, और सुशांत को बिहार प्राइड। ये क्या है? ये क्या देश के मुद्दे हैं? लेकिन आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इमोशन पर राजनीति कर रहे हैं। बहुत हो चुका। कंगना रनौत शुड बी इग्नोर्ड इन माय व्यू। जो भी कहना है उसे कहने दीजिए। आपने गलत किया, उसके घर नहीं जाना चाहिए था तोड़ना। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो एक कानून है, प्रक्रिया है, करिए, लेकिन प्रक्रिया के देयर इज नो रूल ऑफ लॉ नाउ। जो भी करना चाहे ये फ्री फॉर ऑल राजदीप जी, और महाराष्ट्र सरकार को कमजोर करने की ये साजिश है। किसी न किसी तरह से सुशांत हो, पालगढ़ हो, कोविड हो, कंगना हो, कैसे घेरा जाए। भाजपा के कुछ नेता है जो अभी तक इस बात को ये कंज्यूम नहीं कर पाए कि हमारी सरकार क्यों नहीं बनी। ये उनको ये पचता ही नहीं है, इसलिए कैसे। और उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने भी अपनी एक कमजोरी दिखाई। क्यों आप आउटसोर्स करते हैं संजय राउत को कुछ भी कहने के लिए? संजय राउत तो कहेंगे जो उनको कहना है, ये उनकी शैली है एक तरह से।
आपको ये मानना पड़ेगा, ये उनकी नहीं कमजोरी नहीं है, मानना उनकी पड़ेगा। शैली है। कोई गाली लेकिन गलौज की भाषा में ना कंगना बात कर गलत है, सकते ना संजय राउत गलत कर है। सकते, नहीं मानना पड़ेगा। मैं मानता हूं, मैंने क्या कहा, ये उनकी कमजोरी है। कुछ लोग उनको, ये जो पुराने शिव सैनिक है, ये उनको लगता है ये उनकी शैली है, कमजोर किसी। अच्छा, मतलब आप गाली मेरा गलौज करो और फिर आप दूसरों से भाषा की मर्यादा की उम्मीद करो। नहीं, एक मिनट राजदीप जी मैंने आपको ध्यानपूर्वक सुना। हरम, नहीं एक मिनट और, हरामखोर जो वर्ड किया, मैं उसकी सख्त निंदा करता हूं, कड़ी निंदा करता हूं। गलत है, संजय राउत ने माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मुझे यह बताइए, जब रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आप कुछ भी कहते हैं तो कहां गई आपकी कड़ी निंदा? जो उसके सोशल मीडिया पर बीजेपी IT सेल जो चलाती है, वो सही है? वो उस महिला को आप प्रोटेक्शन नहीं देंगे जब जर्नलिस्ट उसको घेरते हैं बगैर सोशल डिस्टेंसिंग? और कंगना को वाई क्लास सिक्योरिटी? किसी भी महिला के खिलाफ या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अशब्द भाषा का विरोध करना चाहिए। संजय राउत ने माफी मांगनी चाहिए, मैं मानता हूं। कंगना रनौत ने मुंबई को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा, गलत कहा। अगर वो माफी मांगना चाहे, मुझे लगता है मांगनी चाहिए, गलत था, मानना चाहिए, लेकिन नहीं माननी चाहिए, इग्नोर करिए उसको। वो महिला अपनी राजनीति कर रही है। राजदीप जी जी, गुस्से में हूं। टीवी बहुत देखते हैं क्या? हाँ, मैं टीवी बहुत देखता हूँ, मैं टीवी में इसीलिए शामिल हूं, मैं गुस्से क्या में भरे हैं, इसीलिए इतने गुस्से में हैं सर। मैं उस राजदीप जी गुस्से से गणतंत्र नहीं बनता। समझदारी, संवेदना। क्या समझदारी है? क्या समझदारी है? गलत बयान, रोज पे रोज गलत खबर चलाना, अपने एजेंडे चलाना, ये गलत। मुझे भी जैसे कंगना को घर अपना मंदिर की तरह है, मुझे न्यूज रूम एक तरह से मेरा मंदिर है। मैं उसकी पूजा, मैं चाहता हूँ सही खबर चले। मैं आपके जो विचार हैं, मैं उनसे सहमत हो सकता हूँ, असहमत हो सकता हूँ, लोकतंत्र में सुनूंगा। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये गुस्सा तो किसी और को कर लेने दीजिए। गुस्से से चीजें नहीं बनती हैं। ये देश गुस्से से नहीं चलेगा। नहीं सर, ये देश भावनाओं पर आप लोगों को भटका रहे, राजनीति। अरे मुंबई के सामने इतनी बड़ी समस्या है, महाराष्ट्र के सामने कोविड की, ऐसे समय में देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने साथ में काम करना चाहिए। ये बस हो गई राजनीति की बू नजर आती है इसमें। आई एम सॉरी टू से, ये महाराष्ट्र की नहीं, शिवाजी महाराज के ये नाम लेते हैं और एक दूसरे से इस तरह की घटिया राजनीति चल रही है महाराष्ट्र में। कब तक चलेगी ऐसी घटिया राजनीति? है ये घटिया, आप जानिए इसको, वर्स्ट राजनीति है। ठीक है, साहिल जी, यू वांटेड टू से समथिंग? नहीं, हाँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, दिक्कत क्या हो गई है पता है कि शिवसेना की ये भाषा कोई आज की तो है नहीं। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि संजय राउत ने जो शब्द का इस्तेमाल किया, अगेन भाजपा की तरह, कि मैं कंगना के पाकिस्तान वाले बयान से सहमत नहीं हूं, उसी दर्ज पे मैं आगे बढ़ रहा हूं कि मैं हरामखोर वाले बयान से भी सहमत नहीं हूं और नोटी वाले बयान से भी सहमत नहीं हूं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इससे भी बुरी भाषा का इस्तेमाल बाला साहब ठाकरे किया करते थे, और तब का सामना आप पढ़ोगे तो आज का सामना आपको पानी कम लगेगा उसमें। अब भारतीय जनता पार्टी की उनके साथ गठबंधन थी, और महाराष्ट्र में और मुंबई में यह भी हो चुका है कि शिवसेना बीजेपी सरकार में होते हुए महाराष्ट्र के नेता विपक्ष के घर पे, अधिकृत ऑफिशियल निवास स्थान पे शिवसैनिकों ने घुस के तोड़फोड़ की थी। छगन भुजबल तब नेता विपक्ष थे महाराष्ट्र में, और यहां तक बात आ गई थी कि उनका फोन भी पुलिस कमिश्नर तब उठा नहीं रहे थे। मतलब जो आमतौर पर हम फिल्मों में देखते हैं ना, उस टाइप की चीज हुई थी। तब तो किसी को उसमें गुंडागर्दी, बुरा, गलत, ये वो सब चीज नहीं लगी। हो क्या रहा है कि सभी लोग गलत चीज कर रहे हैं। मतलब कंगना का जो पूरा कंस्ट्रक्शन था वो इलीगल था क्या? हाँ बिल्कुल था, वो इलीगल था। अगर इलीगल नहीं होता तो वो जवाब दे रही थी कि मेरे पास ये प्लान्स है, बताइए कहां से इलीगल हो गया। बीएमसी के मुंह पे चाटा पड़ जाता, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने बीएमसी अधिकारियों पर आरोप लगाया कि इन्होंने ट्रेसपासिंग की उनके इसमें, तो उनका घर इलीगल था क्या? इलीगल था। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हो गई, उसके चक्कर में उनके इलीगल कंस्ट्रक्शन का समर्थन किया जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात, आधे से ज्यादा मुंबई इलीगल है, हर जगह पे इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लेकिन सिर्फ कंगना पे क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? तो उसका जवाब यह है कि जब पिछली सरकार के समय पे शाहरुख खान का इलीगल रैंप बना था उनके घर के बाहर, वो भी बीएमसी ने जाके तोड़ा था। तब यही लोग उल्टा बोल रहे थे कि शाहरुख खान को जानबूझकर तकलीफ दी जा रही है, मतलब जो अभी कंगना के खिलाफ बोल रहे हैं। तो मामला ये हो गया है कि कोई भी लीगल नियम, बाकी सारी चीजों पर बात करने को तैयार ही नहीं है।
कोई इस बात पर कल अगर कोई, मतलब मैं ये कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल कंगना रनावत ने उद्धव ठाकरे के लिए किया, अगर उसी भाषा का इस्तेमाल कल कोई नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, राष्ट्रपति या इन सब के लिए कोई करे, तो उनका हश्र क्या होगा? सौरभ, आप अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए, और ये दर्शक भी। बहुत बहुत अच्छी बात। ये इसका क्या हश्र होगा, उसके बारे में क्या होगा? काफिल खान के साथ क्या हो गया? संजय भट्ट जो अधिकारी है गुजरात के, संजीव भट्ट, उनके साथ क्या हुआ? तो ये सभी लोग जो सरकार में बैठे हुए, या फिर बंगाल में क्या होता है जब ममता बनर्जी के खिलाफ बोला जाता है, इससे पहले लेफ्ट सरकार के खिलाफ कोई बोलता था, उनके खिलाफ क्या होता था? प्रॉब्लम यह है कि सभी लोग जो उनकी मॉरल अथॉरिटी है इस पर बात करने की, वो गंवा चुके हैं। और हो ये रहा है कि मीडिया को भी मॉरल अथॉरिटी रख के सबको सवाल पूछना चाहिए, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो उसके चक्कर में सभी लोग उसमें मीडिया तो पोस्टमैन को नहीं छोड़ रही है। नहीं, यही तो कह रहा है, मैं पोस्टमैन आया। नहीं, देखिए सौरभ भाई, क्या है कि एक बार गिरावट होती है ना राजनीति में, मीडिया में, तो एक बार आप उस काले खड्डे में गिर जाते हैं तो उससे उभर कर आना मुश्किल है। आज आप रिपोर्टर को प्लीज, जब आप कहते हैं पोस्टमैन, रिपोर्टर को ये दोष मत दीजिए, एडिटर को दीजिए, चैनल को दीजिए। वो बेचारा रिपोर्टर को कहा जाता है हमको बाइट चाहिए, एक्सक्लूसिव चाहिए। देखिए, आपने जिस तरह से एक माहौल बनाया, उसमें कहीं ना कहीं रिपोर्टर और नेता फंस गए हैं। जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, साहिल ने बड़ी बात कही, बाल ठाकरे तो इस तरह की बातें बहुत करते थे। तब तो वो शिवसेना तो भाजपा की अलाई थी, तब वो न्यूज एंकर कुछ नहीं कहते थे बाल ठाकरे के अशब्द भाषा के। जब तक शिवसेना भाजपा के साथ थी, वो न्यूज एंकर सब शिवसेना की तरफदारी करते थे। आज जब शिवसेना भाजपा को छोड़कर कांग्रेस एनसीपी में आती है, तो किस तरह से सरकार गिराई जाए, ये आपका षड्यंत्र रोज होता है। अरे षड्यंत्र की राजनीति कब तक चलेगी ऐसे? ये एक साल अब होने आया है। राजदीप जी, आप दो अलग अलग चीजें कह रहे हैं। आप कह रहे हैं षड्यंत्र की राजनीति कब तक चलेगी? राजनीति षड्यंत्र से ही चलती है, माय फ्रेंड, प्लीज बी क्लियर अबाउट इट। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट कंस्पायरिंग। नहीं, मैं सॉरी, समय, हर चीज का समय होता है। कोविड में सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, पुणे में है। आपको साथ में आकर काम करने के लिए 3 महीने आप नहीं कर सकते? क्या करते हैं? सुशांत केस जो सुसाइड का केस है, उसे मर्डर बता के बिहारी प्राइड वर्सेस महाराष्ट्र करते हैं। अच्छा, ये बताइए, अब ये देखिए, हिमाचल वर्सेस, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि नेता नगरी में कुछ टू द पॉइंट सवाल लेते हैं और उनके जवाब। मेरा पहला सवाल ये है कि एक एक्टर, बहुत प्रॉमिसिंग एक्टर, उनकी मौत होती है, मुंबई पुलिस जांच करती है, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, अभी सीबीआई जांच कर रही है, अभी उसमें कोई गिरफ्तारी बड़ी नहीं हुई है। इन सब के बीच एक ड्रग्स का केस शुरू होता है। हालांकि कई उसमें मैंने देखा पत्रकार टीवी के चेस्ट थंपिंग कर रहे थे कि सबसे पहले हमने वो स्क्रीनशॉट दिखाए। अगर आप वो चार्जशीट देखें जो एनसीबी ने कोर्ट में पेश की है, रिमांड कॉपी सॉरी, तो उस रिमांड कॉपी में, चार्जशीट तो आगे आएगी, रिमांड कॉपी में तो इस तरीके से लिखा गया कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स कंज्यूम करते थे, प्रोक्योर करते थे, रिया प्रोक्योर करती थी, उनका भाई प्रोक्योर करता था। तो ये किस एसएसआर की लेगेसी की बात हो रही है? अभी जो बात आप कह रहे थे कि किसी को मोरल ग्राउंड नहीं है, ये जो रिया चक्रवर्ती वाला केस है जिससे ये ड्रग्स वाला एंगल निकला और फिर अब कंगना आ गई, मतलब एक इशू खत्म हुआ, अब रिया जेल में चली गई, आप किसको चेस करेंगे? तो अगले दिन से कंगना शुरू हो गया कि अब कंगना वाले मुद्दे पर चेस करेंगे, सारे बाकी जो देश के मुद्दे हैं वो पीछे हो गए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उस ड्रग्स केस का स्टेटस क्या है, एनसीबी के रिमार्क क्या है, और रिया की जमानत आज भी खारिज हुई है। तो उस सबसे पहले उस केस की मेरिट के बारे में बात करें। मैं उस पे ये बात बड़ी सिंपल है। देखिए, शुरू कहां से हुआ था मामला, वो देखिए, मुंबई पुलिस के पास सबसे पहले केस था। मुंबई पुलिस उस पे सबके बयान ले चुकी थी। मुंबई पुलिस जब बयान ले रही थी तभी ये बात सामने आ गई थी कि गांजा ये लोग पीते थे पार्टी में, सुशांत सिंह राजपूत भी और सारे लोग पीते थे। मुंबई पुलिस के केस में यह बात आ रही थी, लेकिन उस बीच मामला शुरू हो गया। कंगना और इन सारे लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया कि सुशांत की जान ली है तो वो नेपोटिज्म की वजह से जान ली है। उसके चक्कर में महाराष्ट्र के एक बहुत वरिष्ठ नेता है अनिल देशमुख, उनको मतलब सबको आश्चर्य लगा जब वो होम मिनिस्टर बने थे। उन्होंने बयान दिया कि इसकी हम जांच करेंगे, नेपोटिज्म के मामले की, करण जौहर को बुलाएंगे।
अब वो मुंबई पुलिस को झक मार के उनको बुलाना पड़ा। मुंबई पुलिस के जांच में कहीं भी नेपोटिज्म का मुद्दा नहीं था। वो अनिल देशमुख ने बयान दिया, क्योंकि मीडिया में सब चल रहा था, नेपोटिज्म नेपोटिज्म सभी लोग कर रहे थे, तो अनिल देशमुख ने उस पर बयान दे दिया कि भाई नहीं नहीं, नेपोटिज्म की भी जांच होनी चाहिए, मुंबई पुलिस उसकी भी जांच करेगी। अब होम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड चैनल के सामने बोल चुके हैं, तो झक मार के मुंबई पुलिस को सबको बुलाना पड़ा। उस चक्कर में केस हो गया स्ट्रेच, खिंच गया मामला पूरा। उस बीच ये हुआ कि फैमिली को ये लगा कि अरे इसके, क्योंकि जो सुशांत सिंह राजपूत के जो सारे अकाउंट्स हैं उनकी नॉमिनी है, उसके सारे बैंक अकाउंट्स की नॉमिनी उसकी बहन है प्रियंका सिंह, जो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर भी है। उन्होंने जब उनके अकाउंट्स को देखा, क्योंकि उनके मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मैं वो भी बताना चाह रहा हूं कि क्योंकि जो एफआईआर है उसमें उसका जिक्र है कि 15 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में थे, वो कहां गायब हो गए, उसकी जांच होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि वो तभी वो कह पा रहे होंगे क्योंकि उन्होंने अकाउंट देखे होंगे, उसके बिना तो वो कोई कहेगा नहीं। तो उन्होंने अकाउंट्स में देखा, अकाउंट्स में 15 करोड़ नहीं थे। अब वो 15 करोड़ की गुत्थी इंडिया टुडे के स्टिंग ने सुलझा दी है, हालांकि कि 15 करोड़ उसको मिले ही नहीं थे, फिल्म साइन नहीं हुई थी। खैर, तो उस पर एफआईआर हो गया। अब उस पर 0 एफआईआर करने के बजाय बिहार पुलिस ने वो मामला दर्ज करके सीबीआई को भी ट्रांसफर कर दिया। और आश्चर्य की बात इसमें यह भी है कि नीतीश कुमार, जो आमतौर पर कोविड हो या बाढ़ हो उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं देते थे, इस वाले मुद्दे पर सारे चैनल्स को फोनों से लेकर स्टेटमेंट से लेकर सब कुछ दे रहे थे। तो मामला उधर ही क्लियर हो गया था कि मामला अब हाथ से निकल गया है करके, और अब उसको पॉलिटिकल मामला बन गया है पूरी तरीके से। बिहार प्राइड, देखिए आपको एक बात समझनी होगी, शत्रुघ्न सिन्हा के बाद अगर कोई बड़ा एक्टर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बिहार का कोई बना है तो वो सुशांत सिंह राजपूत बना है। ये बात हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा से कंपैरिजन नहीं हो सकती। सुशांत का की बिहार आइडेंटिटी तो उनकी मौत के बाद हाईलाइट की जा रही है। जब वो एक्टिव थे तब कभी उनको बिहारी बाबू, दूसरा बिहारी बाबू, ये सब कुछ नहीं कहा गया। करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये बात भी सही है कि बिहार का अगर कोई फेमस एक्टर इंडस्ट्री में है तो शत्रुघ्न सिन्हा के बाद वो सुशांत सिंह राजपूत है। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा बहुत बड़े एक्टर है। मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को मत भूलिए भाई। नहीं, लेकिन पॉपुलर कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, मतलब ऑब्वियसली मैं उनको नहीं भूलना चाहता, लेकिन पॉपुलर कैटेगरी की बात कर रहा हूं। तो उसमें मुंबई पुलिस कैसे, महाराष्ट्र सरकार उसके खिलाफ है, महाराष्ट्र सरकार बिहार के खिलाफ है, ये सब शुरू हो गया। और उसके लिए महाराष्ट्र में जो राजनीति इससे पहले हुई है वो भी कारण है। बिहार में सबको लगता है कि मुंबई में एंटी बिहारी पॉलिटिक्स खेला जाता है। हालांकि वो लोग ये भूल गए कि आज की स्थिति में महाराष्ट्र के 2 सबसे वरिष्ठ सरकारी बाबू जो है या सरकारी ऑफिसर्स हैं वो बिहार से हैं। महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो पुलिस के मुखिया है महाराष्ट्र के, वो बिहार से हैं। और महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी संजय कुमार, वो भी बिहार से हैं। मतलब कहने का मतलब कि वहां जन्मे हैं, अभी तो महाराष्ट्र कैडर में है वो। लेकिन कुल मिलाकर ये पूरा माहौल खड़ा हो गया उसमें। अब उस बीच सीबीआई उसमें घुस गई। सीबीआई उस मामले की पूरी जांच कर रही है। सीबीआई को भी समझ में आ गया, क्योंकि सीबीआई के अधिकारी जांच को बराबर समझते हैं, उनको समझ में आ गया कि भाई ये मामला कहीं इधर उधर कहीं जा नहीं रहा है। वरना 1-1.5 महीने के बाद अगर सीबीआई अभी भी क्रैक नहीं कर पा रही है तो सीबीआई को भी सवाल उठाना चाहिए कि भाई अभी तक क्या हो गया। पूरे चैनल्स पे तो हमने 10 चीजें अब तक कह दी थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसमें घुस गई। मतलब वो तो सबसे हास्यास्पद बात तो यह है कि जिस मामले में 15 करोड़ का कोई अता पता ही नहीं है, रिया चक्रवर्ती के 4 साल के पूरे इनकम टैक्स के रिकॉर्ड को खंगाला गया। रिया चक्रवर्ती के पास जब कुछ नहीं मिला तब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो चैट्स है उसके जो मोबाइल का डंप लिया था, उसमें जो चैट्स थे, अब उसमें भी देखिए किस तरीके की बात है। ये सवाल कोई क्यों नहीं उठा रहा है मुझे समझ में नहीं आता है। उसके जो व्हाट्सएप मैसेजेस का जो डंप लिया गया था, उसमें क्या होता है कि डिलीटेड मैसेजेस भी आपको मिल सकते हैं। उसमें उन्होंने कीवर्ड्स डाले ड्रग्स, क्योंकि सबको ही पता था कि वो ड्रग्स जो गांजा है वो उसका सेवन होता था, तो वो ड्रग्स, मैरिजुआना, वो सब डाल के उसपे से जो चैट्स निकले वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एनसीबी को देने के पहले टेलीविजन चैनल को लीक किए। टेलीविजन चैनल्स ने बाकायदा उसमें नाम लेके वगैरह सब कुछ वो चला दिया। अब मजे की बात यह है कि सचमुच में अगर वो ड्रग डीलिंग में होगी तो सबसे पहला काम ड्रग डीलर क्या करेगा? अपना घर साफ कर देगा। भाई अगर उसने छुपाया होगा तो सबसे पहले तो साफ करेगा, उसका तो टीवी पे नाम दिख रहा है। उसके बाद एनसीपी ने मामला दर्ज किया। एनसीबी ने पूछताछ करने में उनको क्या मिला कि सुशांत सिंह मतलब उनके रिमांड कॉपी में लिखा है वो कि, और इसमें किसी को डिफेम करने की बात नहीं है, जो रिमांड कॉपी में लिखा है वही का वही मैं चीज आपको बताना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के कहने पर उनका घर का स्टाफ, रिया चक्रवर्ती और रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती, ये लोग उसे मैरिजुआना प्रोवाइड करने का काम करते थे। ये उन्होंने माना है और उसके लिए जो पैसा दिया जाता था वो भी इनके जरिए दिया जाता था। ये केस बनाकर फाइनली रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार किया
और अब एनसीबी ने एक दूसरा एफआईआर भी रजिस्टर किया है इसके साथ साथ। ये तो हो गया ये वाला एफआईआर, एक दूसरा एफआईआर रजिस्टर किया है कि ये सब मामले से अब जो बाकी बॉलीवुड में जानकारी उनको मिल रही है उसके आधार पर अब वो बॉलीवुड में किस तरीके से रैकेट चलता है वो देखेंगे। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या बॉलीवुड पिछले 6 महीने में ड्रग्स लेना शुरू किया? बॉलीवुड में जो ड्रग्स, इससे पहले भी बॉलीवुड में ड्रग्स के बहुत सारे मामले निकल चुके हैं। फरदीन खान को तो कोकेन लेते हुए, हेरोइन खरीदते हुए पकड़ा गया था, ठीक है, और उसके बावजूद उनको सजा क्या हुई? 6 महीने का उनको प्रोबेशन दिया गया। कई सारे एक्टर्स को रेव पार्टी में पकड़ा गया, उन्होंने बाकायदा कोर्ट पे जाके माफी मांगी और उनको प्रोबेशन पे छोड़ दिया गया। अब ये जब आपके सामने पूरा मामला है और आपको पता है कि मारुआना यानी जिसे हिंदी में गांजा कहते हैं वो भारत में कितना इजीली अवेलेबल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको लीगल करो, वो तो अलग डिबेट है, अब उस पर जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुंभ से लेकर बाकी आप कोई भी घाट से लेकर कहीं भी आप जाके देखिए उस गांजे का क्या सेवन होता है, ये हमारे जो व्यूअर है उनको बताने की जरूरत नहीं है, उनको पता है ये सब चीजें। तो इस मामले में आखिरकार रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है और उस पर आरोप यह लगाया गया है कि ये मुहैया कराने के लिए, फाइनेंस करने का यानी पैसे मुहैया कराने का काम रिया चक्रवर्ती करती थी। इसके लिए वो इस सिंडिकेट में शामिल है। देखिए वो सिंडिकेट बन गया पूरा एकदम, उस सिंडिकेट में वो शामिल है। रिया चक्रवर्ती दोषी है क्या ड्रग्स वाले मामले में? हाँ बिल्कुल, वो प्रोक्योर करती थी, वो बात उसने मानी है। वो खुद सेवन करती थी क्या? वो बात उसने खुद नहीं मानी है। लेकिन अगर उसके घर पे कोई, क्योंकि रेड किया था एनसीबी ने, अगर उसके पास कोई रिकवरी मिलती तो हो सकता है उसमें भी उसको सजा हो सकती थी। ये बात कॉमन है क्या? ये बिल्कुल कॉमन है। सिर्फ बॉलीवुड में कॉमन है क्या? नहीं, उसके पूरे देश में यह बात कॉमन है। तो अब ये मामले को जो बोर्ड मिल चुका है, कल अगर सीबीआई का केस चला, ये सब खत्म हो गया, उसके बाद अगर पता चला कि इस पे कुछ भी नहीं निकला है, तब रिवर्स गियर में जाने की तो हमारे पास कोई जगह है नहीं, तो वो क्या होगा उसका फिर? ये मेरे सर सौरभ भाई, नहीं सौरभ और साहिल ने बड़ा अच्छा इसका पूरा विवरण किया, लेकिन मैं 2 बात आज कहना चाहता हूँ और अब दुख से, गुस्सा हो गया, मैं दुख से कहना चाहता हूँ। आपने बार बार कहा सौरभ भाई और कई लोगों ने, आपके दर्शकों ने, जस्टिस फॉर सुशांत, न्याय चाहिए, बिल्कुल न्याय चाहिए। जब इस तरह की मौत होती है लोगों को स्वाभाविक है चाहिए न्याय। मुझे बताइए क्या न्याय मिला? अब एक रिमांड कॉपी आती है एनसीबी की, अगर ये केस कोर्ट मानती है कल, तो क्या सच्चाई क्या आती है कि सुशांत जो था वो रेगुलरली गांजा लेता था? क्या ये आप चाहते हैं? क्या ये न्याय बनता है कि सुशांत सिंह राजपूत बिल्कुल ड्रग एडिक्ट एक तरह से थे और एक कल्चर उन्होंने बना था जहां उनके घर के लोग भी उनको ड्रग्स देते थे? दूसरी दुख की बात, और ये मुझे दुख लगता है, एक बेचारा वहां काम करने वाला दीपेश सामंत और वो सैमुअल मिरांडा उनके घर में काम करते हैं। आपका बॉस आपको कहता है मुझे ये चाहिए, वो जाकर ले आता है उनको, आप कहते हैं वो ड्रग्स सिंडिकेट में है। वो बेचारा 10-15 हजार उसको की नौकरी थी। उस आदमी को अगर आप खुद का बॉस कहे, जो बड़ा फिल्म स्टार बन गया है, वो कहे कि ये ड्रग लेके आइए, वो क्या कहेगा कि सर मैं नहीं ले आऊंगा? अब आप रिया को छोड़ दीजिए, जो उसको होना है हो जाएगा। आप सुशांत तो बेचारा है नहीं हमारे साथ, उसकी बात छोड़ दीजिए, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। और क्या हमारी देश की एनसीबी जो इंटर स्टेट कनेक्शन, इंटरनेशनल माफिया को ढूंढना चाहिए, इस बात पर आ गई है कि किसके घर में कौन गांजा दे रहा है, और 15,000 से मैं क्रेडिट कार्ड से ले रहा हूं और आप कह रहे फाइनेंसिंग। देखिए जिस तरह से एक माहौल बनाया जाता है, और हम जो मीडिया वाले हैं वो लाइन ले लेते हैं, जैसे साहिल ने कहा कोई व्हाट्सएप लेके हम पूरा प्रोग्राम बनाते हैं। ये क्या हो रहा है? पहले तो आपने कहा था व्हाट्सएप में एयू कौन है, एयू, तब आपने आदित्य ठाकरे पर इल्जाम लगाया। अब आप व्हाट्सएप के जरिए पूरा ड्रग सिंडिकेट की बात करें। मैं कह रहा हूं अगर पकड़ना है तो वाकई बड़े ड्रग माफिया को पकड़िए। ये क्या चल रहा है? ये दुख की बात है सौरभ। मुझे इस देश के जनता से पूछना है, क्या एनसीबी यही काम करेगी? क्या ईडी यही करेगा? क्योंकि केवल राजनीति से सब कुछ प्रेरित है इस देश में, क्योंकि चुनाव जीतना है। क्या इस लेवल पर हम आ गए हैं? अगर फिल्म जगत में इतने लोग ड्रग पे सफर करिए आप कार्रवाई, फिर ये कब तक चले? और ये कोई कार्रवाई हुई? वो बेचारा दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को आप ड्रग सिंडिकेट कहते हैं, क्या करेगा? कौन उनको नौकरी भी कल नहीं देगा? कहां हो गया न्याय? किसका न्याय? सुशांत को न्याय मिला? ये न्याय कि अब साइकियाट्रिस्ट के जितने बातें आती है वो भी दर्शकों के सामने आती है, हालांकि ये सब कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, मेंटल इलनेस की बात। अब आप क्या और कौन सी बात आती है दुनिया के सामने कि ये ड्रग ले रहा था? ये रिमांड कॉपी में है, ये मैं और साहिल नहीं कह रहे, ये रिमांड कॉपी में है कि दे वर प्रोक्योरिंग द ड्रग्स फॉर सुशांत, हु वाज आल्सो पार्टली फाइनेंसिंग इट विद रिया।
आप रिया को फंसाने में सुशांत की बदनामी कर रहे हैं। क्या ये आपकी क्या न्याय है? ये कब तक चलेगा और कब तक हमारे पत्रकार और न्यूज एंकर, मैं रिपोर्टर को नहीं दोषी मानता, न्यूज एंकर और एडिटर कब तक ये अपनी इस तरह की पत्रकारिता करेंगे? आपने सवाल नहीं पूछने चाहिए एनसीबी को या ईडी को या सीबीआई को? जो भी वो कहे हम चलाते हैं। और देखिए, आप रिमांड कॉपी देखिए, लोग हंसेंगे। आज डॉक्टर अजय कुमार आईपीएस ऑफिसर जो पहले कांग्रेस में थे, आप में, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है। कौन पकड़ा जाता है ये मैरिजुआना केसेस में मुंबई में? मैक्सिमम केसेस में कोई वॉचमैन, कोई छोटा आदमी पकड़ा जाता है। 75 उन्होंने एक विधि करके लीगल पॉलिसी रिसर्च है, उन्होंने पूरा रिसर्च किया है मुंबई का। कौन पकड़ा जाता है? कोई छोटा वॉचमैन या इसमें हाउस हेल्प सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत? कहां गई आपके बड़ी मछलियां? और क्या है ये? और किस तरह से हमारी रूल ऑफ लॉ ऐसे चलेगा? हमें विश्वास है हमारे रूल ऑफ लॉ में, पर धीरे-धीरे विश्वास कम होता जाएगा अगर इसी तरह से होगा। वाली बात। दूसरा जो बिल्कुल टू द पॉइंट बात है कि ये जो बीएमसी की कार्रवाई हुई है और इस पर जो हाई कोर्ट की टिप्पणी हुई है, इस पर साहिल जी आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? क्या देखिए, अभी हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो उसमें दो बातें हैं। सबसे पहले तो ये कि जो पिटीशन फाइल हुआ है कंगना रनावत की तरफ से, वो साइंड पिटीशन नहीं था। उसके बाद उन्होंने खुद ही बोला कि हमको नया पिटीशन फाइल करना, इसके लिए अदालत ने उसको टाइम दिया है। जो टिप्पणी की गई है वो जाहिर सी बात है, जस्टिस कांटावाला जो है वो इस तरीके की टिप्पणी पहले भी कर चुके हैं और वो सरकार को कई बार झाड़ते हैं इस तरीके के केसेस में। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट इस पर क्या फैसला देता है, क्योंकि वो बड़ा दिलचस्प होगा। एक तरफ अगर वो कहते हैं कि नहीं इलीगल जो कंस्ट्रक्शन था उसको तोड़ना गलत था, तो फिर तो बाकी जो सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन वाले उनकी चांदी हो जाएगी। दूसरी तरफ हाईकोर्ट को यह भी देखना है कि हाँ, इसमें यह बात तो है कि भाई एक ही दिन में आपको सब जवाब देना था, और बीएमसी क्या सो रही थी इससे पहले? अचानक आपको सर्वे करने की बात सूझी, जबकि पूरे मुंबई में कई जगह पे इस तरीके की घटनाएं। तो हाईकोर्ट का फैसला भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इसमें, क्योंकि वो दोनों चीजों पर ध्यान रख के उनको इस तरीके से फैसला देना होगा। देखिए, बीएमसी, आपको एक बात समझनी होगी, सरकारी यंत्रणा कभी भी कोई भी काम करती है तो वो इल्लीगल नहीं करती है। अगर किसी को तकलीफ भी देती है तो वो इल्लीगल चीज के आधार पे नहीं देती है, लेकिन पैरिटी नहीं रखती है। मुद्दा यहां पर आके आता है। पैरिटी मतलब यह होता है कि आप एक को एक न्याय और दूसरे को दूसरा न्याय नहीं दे सकते। तो कंगना को पर कार्रवाई कर रही है तो मनीष मल्होत्रा पर भी होनी चाहिए, जो उधर ही उनका घर है। उसको 7 दिन का नोटिस क्यों, उसको 1 दिन का नोटिस क्यों नहीं? मनीष मल्होत्रा पर कार्रवाई हो रही है तो उसी तरीके की कार्रवाई बाकी तमाम झुग्गियां, झोपड़ियां और बाकी सारी चीजें उस पर भी होनी चाहिए। तो मुद्दा इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के बजाय पैरिटी का हो जाता है। फिर सबका गलत सही होना चाहिए या तो सबका गलत गलत होना चाहिए। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग होगी उसमें, और हाईकोर्ट ने उसमें सही, जो उनको भी समझ में आ गया है मामला। ऐसा नहीं है कि किसी को समझ में नहीं आता है, सबको समझ में आता है कि कौन सी चीज जानबूझकर की जा रही है, और यह बात हाईकोर्ट को भी समझ में आ गई है। लेकिन जो इलीगल एस्पेक्ट है उस पे हाईकोर्ट क्या बोलती है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। सौरभ, ये मामला जो है बदले की भावना से किया गया है, ये आप जानिए, और सत्ता का दुरुपयोग है। 2016 जनवरी और जुलाई 2019 के बीच बीएमसी के सामने 52,154 वेरीफाइड कंप्लेंट्स थे कि गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन किए गए हैं। बीएमसी 4,167 उनमें कंप्लेंट में काम करती है, कार्रवाई करती है। तो इतने साल में आप केवल इतना करते हैं और कंगना को 1 दिन का नोटिस देते हैं, गलत है। यही तो शिवसेना की गलती हुई है। और अब कंगना जरूर कह सकती है कि मैं एक विक्टिम बन गई हूँ, कि मुझे एक तरह से टारगेट किया गया, जो सही है। नहीं, समय का अभाव। एक आखिरी बात आप एक जानिए सौरभ भाई, आप कहते हैं ना कंस्पिरेसी थियरीज होती है राजनीति में, लेकिन राजनीति में एक मोरालिटी होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए राजनीति। मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क सुन लीजिए, इसी पर है। सत्ता का दुरुपयोग कोई भी करे, फिर वो शिवसेना हो या कोई टीवी न्यूज का एंकर अपने पोजीशन का दुरुपयोग करे, हमने सबके खिलाफ बोलना चाहिए। हमें ट्रूथ टू पावर दिखाना है। जो सत्ता में है उन्हें अपना आईना दिखाना है। हम उनके प्रोपेगेंडिस्ट ना बने, जो भी हो फिर वो। ये आप जानिए दोस्त, ये ऐसे नहीं चलेगा। मेरे महाराष्ट्र को मुझे बहुत दुख होता है। आपने कहा ना, आप ज्यादा बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि ये मेरा प्रदेश है, एक तरह से मैं मानता हूँ। देश मेरा भारत है, लेकिन महाराष्ट्र में मेरे मुंबई
को जिस तरह से बदनाम किया गया है और जिस तरह से मुंबई के राजनेताओं ने और यहाँ कई और लोगों ने जिस तरह से ये राजनीति चलाई है, ये घिनौनी राजनीति है। प्लीज ठीक है राजदीप जी, आपका शो लोगों तक पहुंच गया। साहिल जी, एक छोटा सा मैं इसमें से ऐड करना चाहूंगा बिफोर यू कम टू द कंक्लूडिंग रिमार्क अबाउट दिस। एक बड़ी दिलचस्प चीज है इसमें कि पहले ऐसा होता था कि कई सारे नेता या शर्म के मारे बयान से पलट जाते थे, या फिर कोई भी बड़ी कार्रवाई इस तरीके से अगर लगता है कि ये थोड़ी ज्यादा गलत हो गई है तो वो शर्मनाक लगता था लोगों को कि यार ये गड़बड़ है करके। लेकिन आज की तारीख में उसको लोक मान्यता मिल गई है एक तरीके से, लोग भी इस चीज को पसंद कर रहे हैं ऐसा थोड़ा लगता है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखो या टेलीविजन रेटिंग्स देखो तो यही चीज लोगों को पसंद आ रही है। तो जो लोग ये नहीं करना चाहते, क्या उनके लिए कोई जगह नहीं रह गई है आज की तारीख में जर्नलिज्म में? ये भी बात सॉरी ये नहीं मैं ये नहीं मानता। और अगर इसी तरह से गिरावट की पत्रकारिता होगी तो फिर आप कल कहोगे कुछ भी देखिए ऐसा है कि मैं ये आप लोगों को रोकूंगा यहाँ पर। राजदीप जी, जी, साहिल जी, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग हम खुद मीडिया में हैं, हमारे खुद प्लस माइनस है, तो इसलिए मैं मीडिया पे कमेंट से बचता हूँ, क्योंकि जब आप खुद उसका हिस्सा हैं, अच्छे रूप में बुरे रूप में वो जनता तय करेगी, तब आप उसमें क्या पोजीशन है वो एक पर्सनल पॉलिटिक्स की बात हो रही थी। पढ़ा कि नहीं सौरभ भाई, आपने मेरा आर्टिकल पढ़ा कि नहीं कि केवल टीवी न्यूज नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, कोर्ट, पुलिस, पॉलिटिशियन, फिल्म इंडस्ट्री, राजदीप जी, सब पर सवाल सुन लीजिए, सब पर सवाल है, इन ठीक सब है, पर सवाल है आज। ठीक अगर है। आप हम कहते ये हैं टीवी डिबेट वालों का यही होता है, बोलने नहीं देते हैं दूसरों को। बात करेंगे इन सब चीजों पर। अच्छा सुन लीजिए मेरी बात सुन। एक मौका अरे मेरी बात तो सुन लो महाराज, मौका मिला। हाँ बताइए। देखिए मौका मिला, और नेता नगरी में हमारी कोशिश भी रहती है, चाहे हम बिहार पे बात करें चाहे महाराष्ट्र पे, कि एक दूसरे पर चीखें चिल्लानी सुनने के लिए आए। साहिल जी ने अपनी बात कही, आपने कही, बिल्कुल। देखिए सत्ता जो आती है वो कुछ अपने प्रयत्नों से आती है और कुछ लोग के समर्थन से आती है। चाहे वो राजनीतिक सत्ता हो, आप लोगों के पास कुछ नारे, कुछ वादे, कुछ नैतिकता, कुछ प्रॉमिसेस लेकर गए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेता। जब आप एक एक्टर और एक्ट्रेस बनते हैं तब भी आपके पास एक सत्ता होती है, उसके लिए अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल होता है इन्फ्लुएंसर, रोल मॉडल। आप क्या बोलते हो, क्या करते हो, उसका लाखों करोड़ लोगों पर असर पड़ता है। सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ तो एकदम से मेंटल हेल्थ पर बात होने लगी कि भाई कोई परेशान है तो इस तरह का कदम ना उठाए, बात करें, इन्फ्लुएंसर की बात होती है। कंगना कुछ बोलती है तो चर्चा होती है, वो सही बोलती है गलत बोलती है, उस पर डिबेट होती है। मेरे देश में डिबेट से परहेज नहीं होना चाहिए, हर मुद्दे पर डिबेट की जा सकती है, लेकिन क्या ये डिबेट हो रही है या सोशल मीडिया पर जो सस्ती और फूहड़ किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है अलग अलग गुटों के द्वारा, उनको वैलिडेट करके ऐसे पेश किया जा रहा है गोया वही सत्य है। सत्य तथ्य की जमीन पर खड़ा होता है। यू नीड फैक्ट, जिनको वेरीफाई किया जा सके, जिनको सपोर्ट किया जा सके। जो अलग अलग आपने इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, प्रोसेस बनाए हैं, पर वो तो हो नहीं रहा है। हम लोग अमेरिका की तरफ देखते हैं और बोलते हैं यार ट्रम्प चाचा आते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं। पोस्ट ट्रुथ का जमाना चल रहा है, हमने अंगीकार कर लिया। और आखिरी बात, देश की जनता बहुत गुस्से में है। देश की जनता से मैं अब ये संबोधित कर रहा हूं, आप बहुत गुस्से में हैं। आपका गुस्सा जायज है, हमको भी गुस्सा आता है। हम राजदीप जी की तरह बोलते नहीं है गुस्से में। हमको बहुत गुस्सा आता है जब हम देखते हैं कि देश में लिटरेसी रेट 70 साल के बाद भी 77% के ऊपर नहीं जा पाया। हमको गुस्सा आता है। हमको गुस्सा आता है जब हम किसी मजदूर वर्ग के बच्चों से बात करते हैं, चाहे वो रूरल महाराष्ट्र हो चाहे रूरल बिहार हो, और ना उन्हें परिवार नियोजन पता है, ना उन्हें सोशल सिक्योरिटी पता है, ना उन्हें पोषण पता है। उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, खेलते रहते हैं और आगे जाके मजदूर बनते हैं और इसी भट्टी में झोंक दिए जाते हैं। बहुत गुस्सा आता है हमको देख के गुस्सा आता है कि नई पॉलिसीज आती हैं, उन पे कायदे की डिबेट नहीं होती, नेम कॉलिंग होती है, तू तड़ाक की भाषा में बात होती है, कुछ भी दिखाया जा रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है। और ये सब उनके द्वारा बोला जा रहा है जिनकी सत्ता को आप लोगों के समर्थन से वैधता मिलती है। तो आपके गुस्से को कौन कैसे इस्तेमाल कर रहा है? आपके हाथ में एक कुदाल है, आप उस कुदाल से किसी की दीवार गिराते हैं या किसी बंजर जमीन पर जोरदार प्रहार करके एक पौधा उगाते हैं,
ये आपको तय करना है, क्योंकि आप ही के नाम पर सारी पॉलिटिक्स होती है, आप ही के नाम पर मैंडेट बनाए जाते हैं, आप ही के नाम पर एजेंडा चलाए जाते हैं। तो आपको ये तय करना है कि आपका मुद्दा क्या है, आपकी जिंदगी से जुड़ा है। बाकी ये एक ड्रामा चल रहा है, क्योंकि टीवी सीरियल आजकल शूट नहीं हो रहे हैं, तो आजकल न्यूज को टीवी सीरियल की तरह पेश किया जा रहा है कि भैया पल पल कुछ घट रहा है, चिपके रहो, जगह जगह कैमरे लगे हैं, एक किरदार आएगा दूसरा जाएगा, सस्पेंस खत्म नहीं होने देंगे, तमाशा हो रहा है। मेरे दोस्त सर, मैं एक बहुत अच्छा आपने कहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने कहा। ये बिग बॉस है, रियलिटी टीवी के साथ जुड़ गया है और व्यूअर जो है वॉयर बन गया है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात 30 सेकंड में कहता हूं, न्याय की बात होती है, गुस्सा क्यों आता है? न्याय पर सुशांत जरूर, पर न्याय उन बच्चों के लिए नहीं जो बाढ़ प्रभावित इलाकों से IIT नीट करने जा रहे हैं और उनकी जो दिक्कतें हैं, तब न्याय कहा जाता है, तब सत्ता वाले उसके न्याय के बारे में बात नहीं करते। जब श्रमिक जो है मुंबई छोड़कर बिहार जाता है, वहां उनको नौकरी नहीं मिलती, तब कहाँ गया आपका न्याय? तब आप न्याय नहीं करते, उन श्रमिकों के लिए न्याय नहीं, तब आप कोई सोशल मीडिया कैंपेन उन श्रमिकों के लिए नहीं उतारते। एक्टर की अपनी जगह है, अपनी पहचान है, अपनी इन्फ्लुएंस है, लेकिन केवल भावनाओं पर सोसाइटी नहीं चलती सकती, राजनीति नहीं। भावनाओं का सही इस्तेमाल करिए। राजदीप जी, आज आपने अपनी भावनाओं का खूब प्रदर्शन किया। साहिल जी, आप इस पूरी बातचीत में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।